हाँ, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो स्वागत करता हूं आप सबका आपकी अपनी कक्षा साइंस की कक्षा में। तो आज आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा, हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशंस क्लास 12th, ठीक है। का आज आई थिंक ये लेक्चर नंबर 9th होगा, ठीक है। लेट मी करेक्ट इन द कमेंट सेक्शन। बट टॉपिक आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फिर हम जानेंगे कि भाई एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मॉलिक्यूलर मासेस यानी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं, ठीक है। फिर हम बॉन्ड ऑफ फैक्टर की कैलकुलेशन समझेंगे, किस तरीके से बॉन्ड ऑफ फैक्टर से हम सारे फॉर्मूलाज को जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखी हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बता दी थी, ठीक है। टोटल हमारे सिलेबस में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करी थी। फिर हम लोगों ने किसकी ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करी थी। फिर उसके बाद से हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करी थी। वहां पे हमने, याद होगा आपको, एब्रियोस्कोपिक कांस्टेंट की भी बात करी थी, ठीक। आज हम समझेंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, यानी अच्छा उससे भी पहले में हम समझेंगे कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। जैसे पिछले टर्म पे आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बताई थी। मुझे लगता है कि आज तक कोई ऐसा लेक्चर हुआ नहीं है जिस लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट किया ही हो और 10 मिनट के अंदर कोई प्लेन ना निकला हो, ठीक है। मतलब मुझे तो ऐसा कोई लेक्चर लगता नहीं है, ठीक है। आपने अगर कोई ऐसा वीडियो लेक्चर ढूंढा हो तो भाई मुझे बताना, ठीक है। खैर, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फ्रीजिंग पॉइंट। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। और आज भाई बहुत प्यारा और खूबसूरत सा दिन, क्या, 24 जून 2026, ठीक। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, ठीक। तो क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट? तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन अभी तक भैया हम जो जानते हैं अपने छोटे दिमाग से, छोटी बुद्धि के दिमाग से, ठीक है, तो वो होता है इट इज अ टेम्परेचर at which solid state, सॉरी गलती हो गई यहां पे, मुझसे ही गलती हो रही है, in which liquid state is changed into solid state। समझ में आ गया? तो यहां पर अभी तक हम लोग बचपन में जो टेम्परेचर हमने एग्जांपल्स पढ़ रखे हैं या फिर डेफिनेशन जो हमने पढ़ रखी है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारी फ्रीजिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन बनती है। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट में बार बार लिखूंगा नहीं, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, एफ बी, ठीक है। एफ बी का मतलब हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये देखो फ्रीजिंग पॉइंट लिख रहा हूं मैं, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब एफ पी, ठीक है, एफ पी फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो इट इज अ टेम्परेचर, यानी ये वो टेम्परेचर होता है एट विच, जिसमें क्या होता है, लिक्विड स्टेट इज चेंज्ड इनटू सॉलिड स्टेट, जिसमें लिक्विड स्टेट क्या करता है, सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यानी हम यहां पर ये कह सकते हैं कि यहां पर लिक्विड स्टेट, ठीक है, और क्या सॉलिड स्टेट का क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट का क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर क्लास 11 में पढ़ रखा होगा, तो वहां पे हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रखा होगा। एक केमिकल इक्विलिब्रियम होता है जो केमिस्ट्री में चलता है, रिएक्शंस में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में। एक फिजिकल इक्विलिब्रियम भी होता है, टीचर जनरली पढ़ाते नहीं है, जिसमें क्या होता है, सेम स्टेट्स यानी सेम कंपाउंड के जो फिजिकल स्टेट्स होते हैं उनके बीच में इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो यही हम लोग की क्या होती है, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती है। ये तो बच्चों वाली डेफिनेशन हो गई। एक डेफिनेशन और होती है जो कि आपको याद रखना है, कि जो आईआईटी जेईई या नीट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में भी हो सकता है आ जाए, कि एट द फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल, है ना। हमेशा हम लोग कैलकुलेशन केल्विन स्केल में करते हैं। इन द केल्विन स्केल इज दैट टेम्परेचर एट विच, है ना, एट विच, जिसमें क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट
इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। समझ में आ गया? यानी यहां पर ये वो कंडीशन होती है जहां पर लिक्विड स्टेट का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। समझ में आ गया? अब अगर लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट में इंटर कन्वर्जन चल रहा है तो ऐसी कंडीशन में जितना प्रेशर लिक्विड लगाएगा उतनी कंडीशन उसी वेपर प्रेशर यानी उसी मैग्नीट्यूड के वेपर प्रेशर का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉलिड लगाएगा। समझ में आ गया? तो आप ऐसे भी इसको बोल सकते हो ना, ये वाली डेफिनेशन क्या होती है, थोड़ी सी रेयर है लेकिन एग्जाम्स में अब आप बड़े हो चुके हैं भाई, यही एग्जाम में काम आएगी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक सोल्यूशन है। ठीक है, सोल्यूशन क्या है, यहां पर आपके पास एक सॉल्वेंट है। ठीक, ये आपके पास हो गया बिल्कुल मस्त सॉल्वेंट है ना, प्योर सॉल्वेंट है। अच्छा, सॉल्वेंट को हमने पिछले टर्न पर, जिन लोगों को नहीं पता है, इस वीडियो लेक्चर में जो लोग आए हैं, हम लोग सॉल्वेंट को लिखते हैं बी से और सॉल्यूट को लिखते हैं ए से। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट था, तो इस सॉल्वेंट का कुछ फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा यानी फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो उसको मैं बोल देता हूं TF0। ठीक है, TF0 का मतलब क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। समझ में आ गया? तो ये सॉल्वेंट का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है ना, मतलब TF0 है। अब मैंने क्या किया, इसमें मैंने कुछ सॉल्यूट डिसॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मैंने इसमें सॉल्यूट डालना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे भाई मैंने इसमें सॉल्यूट डालना स्टार्ट कर दिया, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब ऐसी कंडीशन में यहां पर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसके, सॉल्यूट के, है ना, कंडीशन में जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो यहां पे आ जाएंगे। तो अब यहां पर क्या बन गया, ये बन गया सोल्यूशन। भाई सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। ठीक है, तो अब अगर ये सोल्यूशन बन गया तो अब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, डेल्टा टी, मतलब TF हो गया। क्या हो गया, TF। ठीक, ये हो गया। तो अब अगर मैं यहां पे आपसे बोलूं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अगर फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि पहले फ्रीजिंग होती थी क्या, जल्दी, अब फ्रीजिंग होती है देर में, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट गिर गया। फ्रीजिंग पॉइंट गिर गया इन द सेंस क्या होता है, ठीक है, कभी आप चेक करना, आप ये घर में काम कर भी सकते हो, आपने पानी लिया, आपने पानी को बिल्कुल जमा दिया अच्छे तरीके से, ठीक है, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस में जम जाएगा, है ना। वैसे 4 डिग्री सेल्सियस में जम जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे वो जम जाएगा। ठीक है, आपके नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे नहीं, सॉरी, मतलब आप फ्रिज में रख दोगे ना, नॉर्मल प्रेशर कंडीशन में, ठीक है, ठीक है, जम जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस में। अब आप क्या करना, एक कटोरी में बर्फ रखना, है ना, मतलब बर्फ लेना, उसमें आप नमक डाल देना, थोड़ा सा नमक डाल देना, है ना, इतना सा नमक डाल देना एक कटोरी में, फिर आप उसको जमाने के लिए रखना, अच्छे से घोल देना, डिसॉल्व कर देना, तो आपका ब्राइन सोल्यूशन बन जाएगा। उस ब्राइन सोल्यूशन को भी आप रख देना, ठीक है। तो आप जब दोनों को साथ में रखोगे तो आप ये ऑब्जर्वेशन करोगे कि जो बर्फ है, जो प्योर बर्फ है, मतलब जो प्योर पानी है, सॉल्वेंट है, वो जमेगा 0 डिग्री सेल्सियस में, उससे थोड़ा पहले इन द सेंस हो गया 4 डिग्री, 5 डिग्री, 7, 6, 8 डिग्री, 9 डिग्री पे जो है वो ब्राइन सोल्यूशन जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो फ्रीजिंग पॉइंट हो रही थी एक्चुअली में, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर से अब कम होने लगी का क्या मतलब है कि पहले फ्रीजिंग हो रही थी देर में, अब फ्रीजिंग पॉइंट जल्दी हो रही है, अब फ्रीजिंग पॉइंट जल्दी अचीव हो रहा है। समझ में आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट को अचीव होने में कम समय लग रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, कि फ्रीजिंग पॉइंट पहले से क्या हो गया, गिर गया, ठीक है। अब देखो भाई, फ्रीजिंग तो माइनस के टेम्परेचर पे होती है ना, अगर आप स्केल लेते हो तो स्केल में जब आप पीछे की तरफ बढ़ते हो, पीछे की तरफ यानी जितना कम नंबर होता है उतना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी उसको अचीव करने में टाइम उतना ज्यादा लगता है। और अब अगर आप स्केल में इधर बढ़ रहे हो, यानी बड़े नंबर की तरफ बढ़ रहे हो, तो वो आपकी वैल्यू क्या होगी, वो लोअर वैल्यू होगी आपकी। समझ में आ गया ना आपको भाई, 9 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट कम है, 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है। 0 डिग्री सेल्सियस को अचीव करने में ज्यादा टाइम लगता है, 9 डिग्री सेल्सियस को अचीव करने में कम टाइम लगता है। समझ में आ गया भाई, रूम टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। बाकी तो गर्मी है भाई, 40-40 भी पहुंच जाए तो बहुत, है ना। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप 25 पर बैठे हो तो 25 से 9 तक आप जल्दी पहुंचोगे कि 25 से 0 तक आप जल्दी पहुंचोगे। आई होप आपको अपना आंसर मिल चुका होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं तो इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा TF से। डेल्टा TF का मतलब होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये बराबर होता है T
सॉल्वेंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होता है, ठीक है। ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू छोटी होगी, माइनस करोगे तो आंसर यहां पे पॉजिटिव का आएगा। समझ में आ गया? ये आपका क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब सुनना, सुनते जाना। अब जब कैलकुलेशन किया गया यानी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, अब आप समझो यहां पे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो मोलल, मोलल लर नहीं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या होता है, तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। एक मोल सॉल्यूट को डिसॉल्व करने पर, बहुत ध्यान सुनना, अगर आप यहां पर सॉल्वेंट में एक मोल सॉल्यूट डिसॉल्व कर देते हो, है ना, कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, एक मोल डिसॉल्व कर देते हो, तो एक मोल सॉल्यूट डिसॉल्व करने पर फ्रीजिंग पॉइंट पर कितना डिप्रेशन आता है यानी कितना चेंज आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। समझ में आ गया? देखो नाम से क्लियर है ना, मोलल, ठीक है, यानी एक मोल की बात हो रही है। समझ में आ गया? तो मैं यहां पे डेफिनेशन क्या लिखूंगा, डेफिनेशन में यहां पे लिखूंगा द डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ का मतलब क्या हो गया, द चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, द चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ऑफ सॉल्वेंट आफ्टर dissolving 1 mole of solute in it, ठीक है। तो एक मोल सॉल्यूट को डिसॉल्व करने पर जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं या फिर मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहां पे ये बात समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से, ठीक है, क्लियर हो गई ये बात, ये बात भी आपको समझ में आ गई, चलो ठीक है, ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब हम समझते हैं कि यहां पर जो डेल्टा टीएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैलिटी के, है ना। ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी सॉल्यूट जो आप डिसॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन की कुछ मोलैलिटी होगी, तो मोलैलिटी सॉल्यूशन की जितनी ज्यादा, ठीक है, उतना ज्यादा इसका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट डाउन होगा, यानी उतना बड़ा चेंज होगा फ्रीजिंग पॉइंट में। समझ में आ गया? अब जैसे ही आप यहां से इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हो तो यहां पे डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ जाती है के एफ इंटू एम। अब ये के एफ क्या होता है, के एफ होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या जिसको आप क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हो। समझ में आ गया? यस, के एफ यही होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर यहां पे m की वैल्यू 1 हो जाए, बहुत ध्यान सुनना, अगर यहां पर मैं मोलैलिटी की वैल्यू 1 ले लूं, ठीक है, यानी एक मोल सॉल्यूट डालूं तो मोलैलिटी 1 हो जाएगी, है ना। अच्छा, मोलैलिटी आप जानते हो ना, पर केजी सॉल्वेंट में आप कितने मोल्स को डिसॉल्व करते हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं। तो अगर आपने एक, मान लो यहाँ पे 1 मोल सॉल्वेंट, मतलब 1 केजी सॉल्वेंट था, है ना, मान लो 1 केजी सॉल्वेंट में आपने 1 मोल सॉल्यूट डाल दिया, तो ऐसी कंडीशन में जो भी आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में जितना डिप्रेशन होगा यानी चेंज होगा, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, केएफ बोलेंगे। केएफ का मतलब हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो सॉरी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। समझ में आ गया क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है? अगर मोलैलिटी की वैल्यू 1 हो जाए तो जो भी चेंज इन टेम्परेचर आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में वही क्या होगा, केएफ के बराबर होगा। आई होप आपको यहां पे कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब सुनना, अब ये जो मोलैलिटी है इसको मैं कैसे ले सकता हूं, ठीक है, मान लो यहां पे आपको सॉल्यूट डाल रहे हो तो सॉल्यूट का जो मोलर मास है, मोलर मास वो है स्मॉल m, जो आप इसका वेट डाल रहे हो यानी जो आप इसका वेट डिसॉल्व कर रहे हो वो है स्मॉल w, ठीक है। तो ये हो गया स्मॉल w, इसका हो गया आप कितना मास में डिसॉल्व कर रहे हो, और उसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला भी होगा, उस सॉल्यूट का कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा, तो उसका हो गया मोलर मास, ठीक है। सॉल्वेंट का आपने मास दे रखा है कैपिटल W, और इसका जो मोलर मास है वो है कैपिटल M। समझ में आ गया? तो ये हो गया। तो आप इस स्मॉल m की जगह पे क्या रख सकते हो, ठीक है, ये मोलैलिटी वाला है, ध्यान रखना, ये मोलैलिटी वाला है, ये मोलर मास वाला है ना। मैं यहाँ पे m को लिख देता हूं, इससे आपको समझ आ जाए ये मोलर मास वाला है, ठीक है। तो यहां पर डेल्टा TF की वैल्यू क्या आ जाएगी, KF, और यहां पे m की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन
अच्छा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना, आप इसका मास जो रखते हो वो किस में रखते हो, केजी में रखते हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस कैपिटल डब्ल्यू, है ना, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 1000 से डिवाइड दे दोगे। इसका तो कोई काम ही नहीं है ना, मोलैरिटी निकालने में इसका क्या काम है, स्मॉल वो कैपिटल एम का, है ना, सॉल्वेंट की मोलर मास का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड दिया आपने इसके वेट में, अब 1000 ऊपर जाएगा, तो आपकी कैलकुलेशन कुछ ऐसे बनेगी, डेल्टा टी एफ बराबर, ऊपर जब कुछ सब कुछ ले जाओगे, आप सब कुछ अरेंज कर दोगे, तो अरेंज करने के बाद आपके पास कुछ आंसर ऐसा आएगा, ठीक है, आंसर आएगा कुछ ऐसा। क्लियर हुई बात तुमको? आई होप आपको यहां पे वाली बात समझ में आ गई होगी। यही वाला वो फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, इसी से आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। समझ में आ गया? फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आ गया? अगर यहां पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता तो यहां पे सॉल्वेंट सोल्यूशन का टेम्परेचर, यानी सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता ज्यादा होता, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट आ जाता ना, और वहां पे जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता वो कम होता। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू में से आपको छोटी वैल्यू को ही घटाना है। ठीक है, आई होप आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, बस आपके सिलेबस में इतना ही था, आपको इतना ही पढ़ना है, बेसिकली आपको यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्लियर हो गई ये बात आपको? ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो मैं चेक कर रहा था आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब आप यहां पे चेक करो कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ठीक है, अब बहुत ध्यान सुनो, जब भी देखो नाम से क्लियर है, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल तो तुम भी नहीं हो। ठीक है, तो बहुत ध्यान सुनो, हाँ तो नॉर्मल नहीं है, तुम जीनियस है ना, ऑफ कोर्स यार। ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। तो देखो कई बार क्या होता है, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट तो करते ही हैं, केमिस्ट्री तो एक्सपेरिमेंट्स की ही बनी होती है। ठीक है, तो अब केमिस्ट्री में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक है, अब उस ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि हमें कुछ ऑब्जर्वेशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकलती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमको मिलती हैं। ठीक है, और जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मिलती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मिलती हैं। बहुत ध्यान सुनना। ठीक है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि कई बार क्या होता है कि आप जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था, आपने एक्सपेरिमेंट किया है ना, अब जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपने क्या किया, मतलब आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो आप एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, रिएक्शंस होती हैं, सॉल्यूट किस तरीके से डिसोसिएट होगा, किस तरीके से एसोसिएट होगा, उसकी एक कैलकुलेशन होती है। तो वो कैलकुलेशन आपने कर ली, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल, है ना, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना, ये थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट सच में परफॉर्म करते हो, और परफॉर्म करने पे जो आपको ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं, वो आपको अपने थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अनुसार नहीं मिलती हैं, यानी उनके अकॉर्डिंग नहीं मिलती हैं। यानी आपने सोचा था कि आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके 100 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, बट जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आपको पता चलता है कि भाई साहब मामला तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, 60 नंबर भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये तुम्हारे लिए था, उन लोगों के लिए जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं और अब इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं सोचते हुए कि हमारे जैसे जैसे 50 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, खैर आ जाएंगे, है ना, 50 से ज्यादा आएंगे, बस पूरी सीरीज कंटिन्यू रखो। ठीक, तो बहुत ध्यान सुनना। तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वही होती हैं, यानी कभी कभी क्या होता है कि कुछ सॉल्यूट्स को डिसॉल्व करने पे, यानी कि सारे के सारे सॉल्यूट्स ऐसे नहीं होते हैं जिनको हमने डिसॉल्व किया तो हमारी ये जितने भी हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं, तो ये जो सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं ये हमारे सही बैठ जाए। ठीक, कुछ सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं जो अंदर उसके सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट के अंदर जाने के बाद क्या करते हैं, वो डिसोसिएट करते हैं, या तो वो पहले से डिसोसिएटेड होते हैं तो एसोसिएट कर लेते हैं, यानी डिसोसिएशन और एसोसिएशन सॉल्यूशन के अंदर चलता रहता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अब आप तो सीधी सीधी बात जानते हो, क्यों आप क्या बात जानते हो, आप ये बात जानते हो ना कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ किसके, ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल्स जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी,
और जैसे जैसे सॉल्यूट के पार्टिकल गिरेंगे वैसे वैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी गिरेगी। तो सीधी सी बात है ना कि भाई ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो फिक्स तब रहेगी या फिर हमारी एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बराबर तब आएगी जब हमारी नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो सॉल्यूट के हैं वो क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। लेकिन अब यहां पर केस क्या चल रहा है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन का चल रहा है। यानी मॉलिक्यूल्स अगर पहले से चिपके हुए थे तो सॉल्यूशन में जाने के बाद वो डिसोसिएट कर रहे हैं 2 में, 4 में, 3 में, 5 में, है ना, इस तरीके से। और अगर मान लो हमने यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा डाले थे तो अंदर जाने के बाद क्या कर रहे हैं, चिपक जा रहे हैं, है ना। 4 मॉलिक्यूल्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना ले रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बना ले रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल आपस में चिपक के भाई 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, है ना। तो काम तो बिगड़ ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से करके क्या है, मामला खराब कर रहे हैं, ठीक है। यानी सीधी सी भाषा में अगर मैं बोलूं कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किधर ऑब्जर्व की जाती हैं या देखी जाती है ना, तो ये देखी जाती है सीन इन केस ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, ठीक है। यानी एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में ये देखी जाती है। यहां भी डिसोसिएशन होगा तो ऐसी कंडीशन में जो एक मॉलिक्यूल है वो कई सारे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा, ठीक है। और अगर आप एसोसिएशन का केस देख रहे हो तो कई सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलकर क्या बना लेंगे, एक मॉलिक्यूल बना लेंगे, ठीक है। एक या दो, मतलब जितने थे पहले से कम हो जाएंगे। यहां पे जितने पहले वो थे उनसे ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। डिसोसिएशन में और ज्यादा हो जाएंगे और एसोसिएशन में पहले जितने थे उनसे कम हो जाएंगे। तो अब यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो फिक्स नहीं रहे, इसके सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो फिक्स रहे नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो वेरी करने लगेगी नॉर्मल वैल्यू से, यानी फिक्स वैल्यू से। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड और ये जो थ्योरेटिकल वैल्यू जो आने वाली थी उससे वो इधर उधर डेविएट करने लगेंगे, ठीक है। तो इसी कंडीशन में हमको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब ऐसी कंडीशन में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमको मिलती हैं यानी ऑब्जर्व्ड होती हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव सॉरी एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या फिर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात, ठीक है। आई होप आपको यहां पे ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब है, अगर मॉलिक्यूल्स, इसका मॉलिक्यूलर मास मान लो 10 था, इसका मॉलिक्यूलर मास 10 था, अब ये अंदर गए, ये एसोसिएट कर लिए। एसोसिएट करने क्या मतलब है, चिपक गए, यानी ये वाला केस। तो 10 और 10 मिलकर क्या बन गए, 20 बन गए। अब ये एक मॉलिक्यूल पूरा है लेकिन इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 20। समझ में आ गया, तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है ना ये, मतलब मॉलिक्यूलर मास का ये है नहीं, था तो 10 लेकिन अब ऑब्जर्व क्या हो रहा है 20, तो इससे वैल्यू हमारी बिगड़ जाएगी, ठीक है। आप चेक कर लो ना कि हर जगह तो क्या होता है, हर जगह आप मोलर मास का डिवाइड, ये जो स्मॉल m है ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास है किसका, सॉल्यूट का। और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास अगर बिगड़ रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या आपकी जो वैल्यू है वो सही आ पाएगी, नहीं आ पाएगी ना। तो इसी वजह से क्या होता है, हम एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस दोनों को ध्यान में रख के चलते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां पे बात समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से कि ये एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं एबनॉर्मल वाले, ठीक है, जो क्या करें, मेन फ्रंट लाइन से डेविएट करें, है ना, अपनी मेन वैल्यू से डेविएट करें, उनको हम लोग एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस बोलते हैं, ठीक है। इसमें 2 केस होते हैं, एक डिसोसिएशन का, एक एसोसिएशन का, ठीक है। अभी हम दोनों केस यहां पर बारी बारी से पढ़ेंगे और समझेंगे कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है। समझ में आ गया, जस्ट अ मिनट। हाँ तो भाई बहुत ध्यान से देख लीजिए, असल में क्या है कि बहुत लाइट डिम हो गई थी, वही मैं चेक कर रहा था, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहां पे हम पढ़ते हैं वांट्स ऑफ फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो वांट ऑफ फैक्टर आपको ध्यान रखना है, वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और आई बराबर क्या होता है, ये होता है ऑब्जर्व्ड, ठीक है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक, अपॉन, अपॉन क्या होता है, कैलकुलेटेड, है ना, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर यानी आई बोलते हैं। समझ में आ गया, ठीक है, ये चीज हो गई, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान सुनना,
इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इसके बारे में बाकी अगले टर्म पे डिटेल से पढ़ेंगे। अगर यहां पे डिसोसिएशन हो रहा है, बहुत ध्यान सुनना, अगर यहां पे डिसोसिएशन हो रहा है तो जो आयंस हैं वो डिसोसिएट करेंगे, यानी बाद में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, ज्यादा रहेंगे और पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम रहेंगे। तो बड़ी वैल्यू में से अगर आप छोटी वैल्यू डिवाइड देते हो तो ऐसी कंडीशन में आंसर क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा ना। तो आई यहां पर क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। अगर डिसोसिएशन का केस है तो ऐसी कंडीशन में जो आई होगा वो बड़ा होगा 1 से। अच्छा ठीक है, अब अगर मान लो इन केस ऑफ एसोसिएशन, अगर यहां पर क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पहले ज्यादा मॉलिक्यूल्स थे, अब वो चिपक के कम हो रहे हैं, यानी कुछ कम हो रहे हैं ना, 1 नहीं हो रहे हैं, मान लो कुछ कम हो रहे हैं, ठीक है, 2 हो रहे हैं, 1 हो रहे हैं, ठीक है, आधे हो रहे हैं, 2.5 हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पे आंसर होगा, यहां पे छोटी वैल्यू होगी, यहां पे बड़ी वैल्यू होगी। तो जब आप छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटाओगे, डिवाइड दोगे, तो आंसर क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। समझ में आ गया, ये चीज हो गई। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है इस लेक्चर में, ठीक है, यहीं पे इस लेक्चर को छोड़ते हैं क्योंकि ऑलरेडी शायद 25 मिनट का वीडियो लेक्चर हो चुका है, ठीक है। तो डिसोसिएशन के केस में i इज ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन के केस में i इज लेस देन 1। समझ में आ गया, ये चीज हो गई। अच्छा, अगर किसी को इस तरीके से फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो यहां पे आप i को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, आयंस आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है, अपॉन में आयंस बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। समझ में आ गया, यानी यहां पे एसोसिएशन मतलब डिसॉल्व करने से पहले आपके पास कितने, यानी एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने से पहले कितने आयंस थे, और डिसोसिएट या एसोसिएट करने के बाद कितने आयंस हो गए, उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो ऐसे में आयंस बढ़ेंगे, यहां पे वैल्यू छोटी होगी, ठीक है, तो आंसर 1 से बड़ा आएगा। अगर यहां पे एसोसिएशन हो रहा है तो पहले वैल्यू बड़ी होगी, बाद में वो वैल्यू क्या हुई होगी, मतलब पहले वैल्यू ज्यादा होगी और बाद में वो वैल्यू छोटी हुई होगी, कम हुई होगी। समझ में आ गया, तो यहां पर ये वैल्यू छोटी होगी, वैल्यू बड़ी होगी, आंसर लेस देन 1 आएगा। समझ में आ गया, तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इस चैप्टर में हमको ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है, यानी हमारा एक वीडियो लेक्चर यहां पर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से और आएगा, उसके बाद से 2 वीडियो लेक्चर में आपको बिल्कुल झमाझम न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपका ये जो पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाया गया है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे आपको कोई इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसका जो डाउट क्लियरेंस होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में बता दिया जाएगा, नहीं तो मैं अगले वीडियो लेक्चर में उसको डाउट को बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को रिवाइज करिए, मिलते हैं आपसे अगली धमाकेदार वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप